हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है डीएवीएन में। मेरा नाम है निकेश भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। तो यार बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप करप्शन होता है और इस करप्शन में जो ब्लैक मनी की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटाबेस में ज़रूर स्टोर होती होगी, पर हम इन ट्रांजेक्शन्स को रिलायबल नहीं मानते हैं। अब इसे रिलायबल ना मानने के दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न कि हमारे पास इस डेटाबेस की एक्सेस नहीं है और दूसरा कि इस डेटाबेस का एडमिन कभी भी जाकर इस डेटाबेस में चेंज कर सकता है। तो अगर हम एक ऐसा सिस्टम ले आएँ जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब कि उसकी जो एक्सेस है वो एक इंसान के पास ना हो, सभी के पास हो, और दूसरा कि उसमें चेंजेस करना नियर बाय इम्पॉसिबल हो या फिर मॉडिफाई करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाए, तो यार ऐसे सिस्टम पर हम ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो ऐसा ही सिस्टम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन 1990s में आया था जब इसकी रिसर्च हुई थी, पर 2009 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। सतोशी नाकामोटो नाम के एक एनोनिमस डेवलपर ने इसे इम्प्लीमेंट किया था। इसकी हेल्प से उन्होंने बिटकॉइन को बनाया था ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करके, और तभी से क्रिप्टो करेंसी का बूम वर्ल्ड में आया था। क्रिप्टो करेंसी अब ब्लॉकचेन को एक आसान भाषा में समझे तो जैसे एक दुकान पर हम रिकॉर्ड होता है कि कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, वो सब चीज़ें एक रिकॉर्ड में एंटर होती हैं, और इस रिकॉर्ड या इस किताब को लेजर कहते हैं, यानी बही खाता। तो ब्लॉकचेन भी एक बही खाता ही है। अब ब्लॉकचेन है एक ब्लॉक्स का चेन, यानी कई सारी ब्लॉक्स जब मिलती हैं और चेन बनाती हैं तो वो उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। अब बात करें सिंगल ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। पहला होता है रेलेवेंट डेटा। जैसे बिटकॉइन की बात करें तो ट्रांजेक्शन्स में कॉइन किसके पास से आया है और किसके पास जा रहा है, और ऐसे ही अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें इंफॉर्मेशन इसके अंदर रिकॉर्ड होंगी। और दूसरा इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है हैश, उसका नाम है हैश। अब हैश को आप बायोमेट्रिक्स की तरह समझ लीजिए। जैसे कि हम आधार कार्ड में एक डेटा को एंटर करने के बाद में एक यूनिक नंबर मिल जाता है, उसी तरीके से हैश होता है। अब हैश के लिए ब्लॉकचेन में एक यूनिक कोड जनरेट होता है जिसे हम हैश बोलते हैं। और तीसरी चीज़ होती है प्रीवियस हैश, मतलब जो पहला हैश था उसकी इंफॉर्मेशन। अब इन सारे ब्लॉक्स को मिलाकर जो चेन बनती है उनसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं, और इसमें पहला जो ब्लॉक है उसकी हैश अगले ब्लॉक के प्रीवियस हैश में स्टोर होगी और उसकी इंफॉर्मेशन अगले के प्रीवियस हैश में, और इसी तरीके से। और जो हमारा ब्लॉक होता है जिसमें हमारा कोई भी हैश प्रीवियस हैश नहीं है, सबसे पहला वाला ब्लॉक, उस ब्लॉक को हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। इसलिए सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना इजी हो रहा है, और हमारा हिस्ट्री है उसे ट्रैक करना आसान हो रहा है। इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो पा रहा है। सारी इंफॉर्मेशन को यूनिक रखना आसान हो रहा है, उसके साथ छेड़खानी करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ब्लॉकचेन इतना सिक्योर है। अब सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी लेयर्स इंप्लीमेंट की जाती हैं ब्लॉकचेन के अंदर। अगर ब्लॉकचेन के अंदर हम निकले किसी भी ब्लॉक का डेटा चेंज करने तो क्या होगा? तो ब्लॉक से साथ छेड़खानी करने का क्या मतलब है? अगर हम किसी भी ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं तो उसका जो डेटा है वो अगले वाले ब्लॉक में जाएगा और वो इररेलेवेंट और रॉन्ग डेटा एंटर हो जाएगा, मतलब गलत डेटा चला जाएगा। और जैसे ही हम सेकंड वाले की थर्ड वाले में डेटा डालेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे ब्लॉक्स में गलत हैश आता जाएगा, पहले का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, और सारे ही ब्लॉक्स में गलत हैश आ जाएगा। इसका मतलब जहाँ पे भी ब्लॉक में गलत डेटा जाएगा उससे आगे का सारा डेटा इनवैलिड हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस पे अगर हम गए कि हम सारे ही हैश ब्लॉक्स का डेटा चेंज कर देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें सभी का ही डेटा चेंज करना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। बिटकॉइन में एक ब्लॉक का डेटा चेंज करने में 10 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं तो उसे चेंज करने में हमें 200 साल लगेंगे। अब ये टाइम वाली जो चीज़ है ये प्रूफ ऑफ वर्क वाले कॉन्सेप्ट से डिपेंड होती है।
अब प्रूफ ऑफ वर्क में आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपको 10 मिनट लगे हैं उस ब्लॉक के डेटा को चेंज करने में। और इसके अंदर तीसरी एडिड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो आ रही होती है, उसके अंदर ये होता है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब के पास इस ब्लॉक की कॉपी होती है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने ब्लॉक को सभी के पास शेयर करना होगा और उसके बाद सभी से एक वोट आएगा। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने कह दिया जो आप चेंज कर रहे हैं ये ठीक नहीं है और आपका चेंज जो है वो रिजेक्ट हो गया है, या आप वो कह रहे हैं कि आप हमारे डेटा के साथ टेम्पर कर रहे हैं, तो आपका जो चेंज है वो चेंज नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की वोटिंग सिस्टम को हम ब्लॉकचेन के अंदर कंसेंसस रूल कहते हैं। तो अगर आपको कोई नया डेटा या नया ब्लॉक क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे, फिर उसे आप लोगों के साथ शेयर करोगे और उसके बाद अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल कहते हैं कि ये जो चेंज है ये सही है, तभी वो ब्लॉकचेन के अंदर हमारा ऐड होगा। तो अगर आपको कोई भी चेंज करना है ब्लॉकचेन के अंदर तो सबसे पहले आपको बहुत सारा टाइम लगाना होगा उसके अंदर, फिर मेजॉरिटी ऑफ पीपल से को आपको ऑन करना होगा कि वो जो चेंज है वो सही है या नहीं, उसी के बाद वो इम्प्लीमेंट होगा। और आज ब्लॉकचेन आजकल बहुत सारी डोमेन्स में यूज़ हो रहा है और सबसे जो बूमिंग डोमेन है वो है क्रिप्टो करेंसी। अब बिटकॉइन ने क्या किया है, जो बीच के बैंक्स होते थे, मिडिल मैन होते थे, बिटकॉइन ने उन सबको एलिमिनेट कर दिया है। और जैसे कि हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसे भेजने होते थे तो बैंक उसके बीच में कुछ रुपीस से डॉलर में तो उसके बीच में कुछ फ़ीस चार्ज कर लेता था और वो फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी। पर अगर बात करें बिटकॉइन की तो आज के टाइम में बिटकॉइन की हेल्प से हम डायरेक्टली बिटकॉइन को दूसरी जगह भेज सकते हैं और उसकी फ़ीस भी बहुत कम होती है। और जैसे बात करें गोल्ड की तो गोल्ड जैसे एसिड टू एसिड ट्रांसफ़र होता है, ऐसी बिटकॉइन भी एसिड टू बिटकॉइन ट्रांसफ़र होता है, कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा होगा करेंसी का। उसके अलावा जो यूज़ होता है बिटकॉइन उसका ब्लॉकचेन का वो होता है रियल एस्टेट की डोमेन में, जहाँ पर नोटरी का काम आजकल ब्लॉकचेन की हेल्प से हो रहा है। इससे जो भी उसकी हिस्ट्री होती है हम उसे ट्रैक कर सकते हैं और जो भी बाइंग और सेलिंग के रिकॉर्ड होते हैं वो सब स्टोर हो जाते हैं ब्लॉकचेन में और इससे हम हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकते हैं उस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की। तीसरा जो यूज़ है वो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में, जहाँ पर पेशेंट की जो भी रिकॉर्ड होता है वो स्टोर हो जाता है ब्लॉकचेन के अंदर। जो डॉक्टर होते हैं वो एक्सेस करते हैं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को और पेशेंट का भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहता है। तो हम ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, स्टार्टअप के लिए, बिजनेसेस के लिए। तो या तो हम शुरुआत से ही ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को यूज़ करके, उसमें इम्प्लीमेंट करके, तो या फिर ऐसी ब्लॉकचेन एग्जिस्ट कर सकती हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कोड की हेल्प से। ब्लॉकचेन में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज़ होती है जिसे हम रियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझ सकते हैं, बस ये डिजिटल फॉर्म में आ चुकी है ब्लॉकचेन के अंदर। आसान भाषा में बात करें तो ये कोड की तरह है जो ये डिफ़ाइन करेगा कि लेन देन जो है वो कैसे होनी है। तो ब्लॉकचेन के अंदर आपको डेटा को, इस कोड को डाल देना है और जो भी लेन देन का ट्रांजैक्शन होगी वो सारी की सारी इस ब्लॉकचेन एल्गोरिथम के थ्रू होती रहेगी। तो इथेरियम नाम का एक ब्लॉकचेन है जो बहुत पॉपुलर है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से। इसे यूज़ करने के लिए सॉलिडिटी नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती है तो सॉलिडिटी आपके लिए बहुत इजी होगी यूज़ करनी। इसे सीखने के बाद आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ब्लॉकचेन पे और आप इसे सीखने के बाद आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इथेरियम पे और खुद की एप्लीकेशंस के लिए ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली है ब्लॉकचेन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।